हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम था, हमने इसकी डेफिनेशन तो समझ ली थी कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि भाई हमने डेफिनेशन तो समझ लिया, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम एक्शनेबल क्लेम पढ़ रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र भी तो करेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही भाई ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी रहे हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र भी तो करेंगे। तो वही आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि भाई एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं भाई। ये सेक्शन 130 है, जो अध्याय हमारा 8 है, जिसमें बताया गया है कि आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम एक्शनेबल क्लेम को एक बार बता देता हूँ थोड़ा। एक्शनेबल क्लेम जी क्या है, एक अनुयोज दावा होता है। आप इसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक्शनेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया भाई। लेकिन जो आपके पास क्लेम है, क्लेम मतलब कि आपने सामने वाले को जो ऋण दिया है, जो पैसा दिया है, उधार दिया है, वो क्या है, सिक्योर नहीं है। हमेशा अनसिक्योर डेट ही होता है एक्शनेबल क्लेम। आपने सामने वाले को पैसे तो दिए उधार, ठीक है, लेकिन आपने उसमें गिरवी कुछ नहीं रखा है अपने पास, उसको आपने सिक्योर नहीं करा है और ऐसे ही सामने वाले को उधार दे दिया। अब आपके पास जो उससे वसूल करने का अधिकार है, वो जो क्लेम है, वही एक्शनेबल क्लेम होगा। ठीक है, बस इसमें याद रखना कि भाई आपके पास कोई सिक्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए जो आपने उधार सामने वाले को दिया है। ठीक है, तो वो एक्शनेबल क्लेम होगा आपके पास। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं भाई। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कैसे होगा। एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, चाहे आप उसको पैसे के साथ करो, प्रतिफल मतलब पैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, या फिर आप विदाउट करो, रहित, सहित या फिर रहित, यानी कि चाहे आप एक्शनेबल क्लेम को जो ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे के साथ करो या फिर आपको उसके पैसे के बिना करो, ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जब भी आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करोगे तो सीधी बात है, रिटर्न होगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। इतना याद रखना। ठीक है, इतना हो गया। जो अंतरक यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके द्वारा, या फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करो, उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो साइन कर दे, या फिर उसका जो ऑथोराइज है, उसने जिसको पावर दी है, उसका एजेंट वगैरह हो गया, जिसको पावर उसने दे के रखी है, उसके द्वारा साइन होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो लिखित वाला ट्रांसफ़र करने के लिए, जो एक्शनेबल क्लेम है, उस पर या तो अंतरक के ट्रांसफ़र होने चाहिए या फिर उसके एजेंट के साइन होने चाहिए। एजेंट वो वैलिड एजेंट होना चाहिए, इतना याद रखना। प्राधिकृत लिखा है यहाँ पे, उसको पावर दी गई हो, ऐसा कोई एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं चलेगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई लिखित होगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, या तो ये भाई साहब खुद साइन कर दे या फिर इसका एजेंट साइन कर दे। ठीक है, तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। वह ऐसी लिखित के यानी कि जो डॉक्यूमेंट होगा, रिटर्न होगा, निष्पादक पर पूरा और प्रभावी हो जाएगा। भाई क्लियर कह दिया है कि जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, साइन वगैरह हो जाएंगे, वैसे ही वो जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और भाई प्लस आगे और क्या कह रहा है, अंतरक यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके जो जितने भी अधिकार होंगे, यानी कि सब अधिकार और सभी उपचार, यानी कि जो उसके पास राइट है, और जो रेमेडी है, रेमेडी मतलब होता है सामने वाले के पास जो भी आप उसको वसूल करने के लिए जितना भी ताकत लगा सकते थे, वो वसूल करने का जो आपके पास अधिकार होता है, पैसे हो गए या फिर जो केस वगैरह करके आप उससे वसूल करोगे, वो रेमेडीज उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सब अधिकार जो ट्रांसफ़र के पास थे या फिर जितने भी उपचार थे, वो सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि भाई एक्शनेबल ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसके साथ जो जो चीज़ें होंगी, इसमें भाई अधिकारी तो होंगे, इसमें इसके उपचार भी तो होंगे, रेमेडी भी तो होंगे। तो जो भी अंतरक के पास था वो सब चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी एक्शनेबल क्लेम के साथ। ठीक है, चाहे वे नुकसान के तौर पर हों, चाहे एक्शनेबल क्लेम में कोई ऐसा जो रेमेडी है, चाहे वो नुकसान के तौर पे हो या फिर अधिकार है ऐसा कोई नुकसान के तौर पे हो, या फिर उसमें कोई बेनिफिट हो, अन्यथा मतलब कि या तो बेनिफिट हो या तो लाभ हो या फिर कोई हानि हो उसमें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अंतर्ति में निहित हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। जैसे ही वो ट्रांसफ़र कर दोगे, जो सब अधिकार तुम्हारे पास थे, तुम्हारे पास जो रेमेडीज़ थी, वो सभी सामने वाले के पास चली जाएगी, जैसे ही आपका जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र हो जाएगा। भाई सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया आपने, चाहे आप पैसे के साथ में बेचो सामने वाले को, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, और या फिर आप उसको बिना पैसे के फ्री में दान कर दो। अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र करना है, आपको खुद को साइन करना है या फिर आपके एजेंट को साइन करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, लागू हो जाएगा, सीधी बात है। प्लस जो अधिकार
ट्रांसफ़र करने के बाद उस एक्शनेबल क्लेम में थे वो सभी अधिकार ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, चाहे उस अधिकार रेमेडीज़ में कोई नुकसान के तौर पे हो या फिर कोई बेनिफिट के तौर पे हो, तो दोनों चीज़ें सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सिंपल सा, कुछ था ही नहीं। अंतरित जो ट्रांसफ़र ही है उसमें चला जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाहे अंतरण की ऐसी सूचना आपने जो ट्रांसफ़र किया है एतमिश्रित उपबंधित के पश्चात, इसमें क्या कह रहा है कि जैसी एतमिश्रित पश्चात उपबंधित है, यानी कि जो आगे हम पढ़ेंगे नोटिस वगैरह के बारे में, दी गई हो या फिर नहीं दी गई हो। चाहे ऐसे ट्रांसफ़र की जो सूचना है, जो डेटर है जिसको हमने ऋण दिया था, आपने उसको ऐसे नोटिस दिया हो या फिर नहीं दिया हो, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड हो जाएगा। नोटिस अभी दूर ही रखो इससे, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। चाहे आपने उसको बताया हो डेटर को कि भाई मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब तेरे को मेरे को पैसे नहीं देने हैं, सामने वाले को देने हैं। तो चाहे आपने उसको बताया हो ना है बताया हो, लेकिन आपका जो एक्शनेबल क्लेम जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई। प्रोवाइज़ो थोड़ा कठिन होगा, आपको नहीं आएगा समझ में। अगर ज़्यादा स्मार्ट हो तो भाई एक बार में आ सकता है, ठीक है। प्रोवाइज़ो में क्या कहता है, परंतु नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका भी इलाज करके रखा है, वही मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। परंतु जो ऋण है या फिर एक्शनेबल क्लेम का जो दावा है के बारे में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे जो ऋणी के द्वारा, यानी कि जो ऋण लिया है उसने या फिर अन्य व्यक्ति ने जो लिया होगा, किया गया है, जिससे या फिर जिसके विरुद्ध अंतरण तथा पूर्व अंतरण के लिखित के अभाव में, अंतरण की लिखित जो डॉक्यूमेंट है, जो ट्रांसफ़र हो गया है कि नहीं हुआ है उस बारे का जो डॉक्यूमेंट है उसके अभाव में, वो मिला ही नहीं है भाई कि क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ऐसी कोई सूचना उसको मिली नहीं है। किसको? डेटर को, इतना याद रखना, ठीक है। ऐसा ऋण या फिर एक्शनेबल क्लेम वसूल करने या फिर उसको इन्फोर्स कराने, प्रतिबद्ध मतलब इन्फोर्स कराने का हकदार होगा, ठीक है। ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधिमान होगा, सिवाय जहाँ ऋणी या फिर अन्य व्यक्ति उस अंतरण का पक्षकार हो या फिर उसकी ओर से अभिव्यक्त सूचना पा चुका हो, जैसी पश्चात बताई गई है। भाई नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है भाई, नहीं समझ में आता है कि उल्टा सीधा लिख देते हैं भाई। क्लियर साफ साफ बताओ ना जो क्या कहना चाह रहे हो। ये मैंने आपके लिए बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई ऋण या फिर एक्शनेबल क्लेम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह ट्रांसफ़र तभी वैलिड होगा। कब वैलिड होगा? वो ट्रांसफ़र तभी वैलिड होता है जब डेटर, जो डेटर है जिसको आपने दिया था उधार, जिससे आपको अब लेना है पैसे, जिससे लेना है, वह व्यक्ति इसके खिलाफ दावा किया गया एक्शनेबल क्लेम का, ट्रांसफ़र में पार्टी बनाया हो। भाई आपने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र तो कर दिया, अब जिससे आपने जो दावा करना था, क्लेम करके आप जो वसूली करोगे एक्शनेबल क्लेम की, भाई उसी को जानकारी नहीं दी कि भाई हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और खुद चौधरी बन गए आपस में, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। यहाँ कह दिया, फिर आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाओगे जो आपने सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। यहाँ तो आप उसको पार्टी बना लेना, जो ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी में उसको पार्टी बना लो, तो उसको एक तरह से नोटिस हो जाएगा ना कि भाई ट्रांसफ़र हो रहा है, आज से मेरे को इसको पैसे नहीं, आज से मेरे को ट्रांसफ़र ही को पैसे देने, तो उसको एक तरह से नॉलेज हो जाएगी। या फिर डेटर को ट्रांसफ़र के बारे में स्पष्ट नोटिस दे दो, कोई सूचना दे दो कि भाई आज से ये जो एक्शनेबल क्लेम है ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो आज से तो मेरे को पैसे नहीं देने हैं, ट्रांसफ़र ही को देने हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप उसको नोटिस बताओगे, ठीक है। तब तक वो वैलिड नहीं होगा, वैलिड तो होगा लेकिन वो इन्फोर्स आप नहीं करा पाओगे, ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे देखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो ट्रांसफ़रर जो ट्रांसफ़र कर रहा था एक्शनेबल क्लेम को, उस ऋण या दावे को वसूल इन्फोर्स नहीं करा सकता। ट्रांसफ़र तो वैलिड हो जाएगा लेकिन इन्फोर्स नहीं करा पाएगा, क्योंकि भाई उसको आपने जानकारी नहीं दी थी, आप खुद आपस में चौधरी बन गए, आपने तीसरे पार्टी को बेच दिया एक्शनेबल क्लेम, और अब आप कह रहे हो कि भाई वसूली करो, कि भाई बता तो देते सामने वाले को। लेकिन आगे इसमें थोड़ी और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन और देखते क्या है। अगर जो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद डेटर को ट्रांसफ़र की जानकारी दे दी जाती है, तो डेटर के खिलाफ, यानी कि जो ऋणी है, डेटर के खिलाफ ट्रांसफ़री उस ऋण या दावे को वसूल कर सकता है। क्या मतलब हुआ? ट्रांसफ़र तो आपने कर दिया एक्शनेबल क्लेम, जो ट्रांसफ़री है उसने क्या किया, बाद में उसको नोटिस दे दिया कि भाई आज से मेरे पास ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो गया है, तो आज से आपको जो पैसे वसूली का अधिकार मेरे पास आ गया है, तो आप मेरे को डायरेक्ट पैसे दे सकते हो, ठीक। तो ऐसा नोटिस उसने बता दिया डायरेक्ट,
तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो जो ट्रांसफ़री है वो पैसे वसूल कर सकता है डेटर से, क्योंकि उसको जानकारी मिल चुकी है। एक और जो कन्फ्यूज़न हो सकती है वो क्या हो सकता है, यदि डेटर को ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि ट्रांसफ़र हो चुका है, और वह ट्रांसफ़रर जो पुराना वाला जो जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको पैसे दे देता है बाई चांस, और वो ले भी लेता है, तो जो डेटर का भुगतान वैध माना जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो भाई यहाँ क्लियर लिखा है कि भाई वैध माना जाएगा। और ये बातें मैं जो लिखा है, ये बनाई है, ये भाई मैंने हवा में नहीं बनाई है, ये लेक्सन एसेज की बुक में जो जिसमें से मैं नोट्स बनाता हूँ तो उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, तो आप लोग विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो डेटर का जो भुगतान है वो वैध माना जाएगा, और सामने वाले के पास ट्रांसफ़र तो इसका वैलिड हो गया, ठीक है। और जो डेटर है जो उसने सामने वाले को दे दिया है, अब क्या है, जो ट्रांसफ़रर से वसूल करेगा कौन, ट्रांसफ़री, क्योंकि भाई इनने चौधरी बन के पैसे ले लिए, अब उसको वापस करो, क्योंकि आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो भाई इसको पैसे वापस देने पड़े, तो ये ट्रांसफ़र इससे वसूल कर सकता है बाद में, ठीक है। तो ये हमारा था एक्शनेबल क्लेम का जो प्रोवाइज़ो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड सबसेक्शन देखते हैं। सबसेक्शन क्या कहता है, जब भी कोई एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफ़र ही होता है, जो नया वाला है, जो नया बन गया है, अंतरण की ट्रांसफ़र की यथापूर्व लिखित के निष्पादन पर जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके लिए बाद कार्रवाइयाँ करने के लिए अंतर की सम्मति यानी कि सहमति प्राप्त किए बिना, क्लियर सी बात है कि जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो ट्रांसफ़रर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र हो चुका है वो नया मालिक बन चुका है एक्शनेबल क्लेम का। तो जब भी आप ऐसे वसूली करोगे या फिर कोई कार्रवाई करते हो, एक्शनेबल क्लेम वसूल करना है हमें ऋण जो डेटर से, तो आपको जो ट्रांसफ़रर है अंतरक, उसकी सहमति या फिर कंसेंट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतना याद रखना, और साथ में क्या है, और उसे उस पक्षकार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो ट्रांसफ़र कर दिया, उसका खेल ख़त्म हो गया। अब बाई चांस कोई कार होगी, कार अपन भेज दी सामने वाले को और दूसरे वाले ने ख़रीद ली, अब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भाई तुम पुराने वाले को नोटिस थोड़ी दोगे भाई, उसका तो बेच के ख़त्म हो गया ना, खेल ख़त्म। तो ना तो उसको हम पार्टी बनाएंगे, ना ही पक्षकार बनाएंगे, और अपने स्वयं अपने नाम से ऐसा वाद ला सकता है, जो ट्रांसफ़री है वो स्वयं अपने नाम से ऐसा सूट फाइल कर सकता है और ऐसी कार्रवाइयाँ फाइल कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा सेकंड वाला था, इसमें कुछ नहीं था। ये वाली थोड़ी आपको प्रॉब्लम करेगी, लेकिन मैंने इसका भी ये बना दिया था, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे लिखते हैं भाई, समझ में नहीं आता बच्चों के, वो दिमाग ख़राब करता है। हमें भी बहुत देर में समझ में आया था, इसलिए मैंने इसको प्रथम बना दिया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके अपने नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्शनेबल क्लेम हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कहता है कि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पॉलिसी इसमें एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, इन पर ये लागू नहीं होगा, अपवाद है भाई, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पॉलिसी, इसको ये चीज़ जो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र का है खेल, ये सब लागू नहीं होगा, और ना ही ये बीमा अधिनियम की जो धारा 38 है उसमें जो प्रोविज़न देगा उन पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, इन पर ये उंगली बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये हमारा 130 एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि ये ट्रांसफ़र में ये वाली थोड़ी सी चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना या फिर याद रख लेना कि अगर अलग दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट किसी अलग से तैयार किया जाए, दस्तावेज़ के माध्यम से किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि वह दस्तावेज़ जिसमें एक्शनेबल क्लेम दर्ज है, यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम है आपके पास, आप उसके पीछे केवल एक इंडोर्समेंट कर दो, लिख दो कि, और उस पर हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ करके रेडी कर दो। जैसे कि एक मैंने डॉक्यूमेंट, एक जीरो डॉक्यूमेंट मान लो, इस पर मैंने इसका पिछवाड़ा है डॉक्यूमेंट का, इसमें मैंने पीछे लिख दिया है आई नेम मनोज कुमार हेयर बाय ट्रांसफ़र असाइन माई ऑल राइट एंड टाइटल इंटरेस्ट इन द एक्शनेबल क्लेम डिस्क्राइब इन द डॉक्यूमेंट, और मैंने इसको साइन माइन करके इसको सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके लिए एक सेपरेट पेज डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक्शनेबल क्लेम आपका है, जो क्लेम है, उसके पीछे ही ऐसा इंडोर्स करके लिख सकते हो और आपका वो वैलिड हो जाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। अलग से ट्रांसफ़र करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे जो इंडोर्स करके दे दो तो वो भी वैलिड माना जाएगा, इतना याद रख लेना, ठीक है।
तो वो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में था नहीं, तो इतना मैंने बता दिया। तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो चुका है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आता है भाई, हिंदी में नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, विदाउट कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भाई कमेंट करें। तो ये सेक्शन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का 131 है। 130 हमारा ए जो है वो ख़त्म हो चुका है भाई, रिपीट हो गया, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस 131 में चलते हैं। 131 कहता है कि सूचना का लिखित और हस्ताक्षर यानी कि साइन होना ज़रूरी है। ठीक, अब आगे इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, की कोशिश कर रहा है। एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र की जितनी भी हर सूचना होगी वो लिखित में होगी। यानी कि एक्शनेबल क्लेम आप ट्रांसफ़र तो करोगे, और जो भी ट्रांसफ़र करोगे और उसमें जो नोटिस दोगे वो नोटिस क्या है, लिखित होगा। सीधी बात याद रखना कि हर नोटिस लिखित में ज़रूरी है। और ठीक है, अंतरक जो ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता जो ट्रांसफ़र है, अंतरक है, इसका जो एजेंट है उसके द्वारा, या फिर ये खुद ही भाई साहब साइन कर दे। अंतरक के हस्ताक्षर करने से मना करने की दिशा में, भाई हो सकता है कि अंतरक ट्रांसफरर है, ये जो नोटिस पर साइन करना मना कर दे बाई चांस, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अंतर्ती जो ट्रांसफ़र ही है वो खुद साइन कर सकता है, या फिर उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित होगा। और प्लस आगे क्या है, उसमें जो अंतर्ती है, ट्रांसफ़री है, उसका नाम पता और पता पूरा दिया गया होगा। भाई जो नोटिस हम किसको दे रहे हैं, ये नोटिस हम दे रहे हैं भाई डेटर को, DEBTOR, ये हम दे रहे हैं डेटर को। डेटर मतलब जिसको आपने पैसे दिए हैं उधार, अब उसको वसूल करने हैं, तो और आपने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया और उसको बताया नहीं भाई। उसको बताना भी तो ज़रूरी है कि आज से आपको भाई हमें पैसे वापस नहीं करने, आज जो नया ट्रांसफ़र ही है उसको आपको पैसे वापस करने हैं। तो ये चीज़ें क्या है उसको बताओगे ना भाई डेटर को, तो वही वाला नोटिस है ये कि भाई आज से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, आज से हमें पैसे वापस मत देना, ट्रांसफ़री को वापस देना। तो वही नोटिस की बात कर रहा है कि उसमें ट्रांसफ़री की जो होगा उसका नाम होगा, उसका पता वगैरह सारी डिटेल्स होंगी नोटिस में। ठीक है, या तो इसमें खुद ट्रांसफ़रर साइन कर दे या फिर उसका एजेंट साइन कर दे। नोटिस हो गया, लिखित हो गए, पहली बात हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर किसके होंगे, या तो ट्रांसफ़रर खुद कर दे या फिर उस ट्रांसफ़र का एजेंट कर दे। यह ना करें तो ये भाई साहब, ये दोनों लोग मना कर देते, नहीं करे ट्रांसफ़र, तो जिसको जो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया गया है वो ट्रांसफ़र ही खुद साइन कर दे या फिर उसका एजेंट साइन कर दे, और ऐसा जो लिखित और साइन करने के बाद जो नोटिस होगा वो डेटर के पास भेज दिया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, हम नोटिस कहते हैं, जो 131 में जो नोटिस जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे भाई क्या देता है कि कौन दे रहा है नोटिस, कौन दे रहा है नोटिस, देता है ट्रांसफ़रर देगा या फिर ट्रांसफ़री, दोनों दे सकते हैं। जैसे कि सूचना देने वाला व्यक्ति होता है दावा का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर रहा है तो उसे ट्रांसफ़रर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़रर ऐसी नोटिस देगा। अब किसे दिया जाता है, यह सूचना उस व्यक्ति को दी जाती है जिससे वसूल किया जाना है, हमें जो ऋण वसूल करना है उसे डेटर कहते हैं, जिसको देना है। और क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है भाई। ये समझ लेते हैं कि यह सूचना इसलिए दी जाती है ताकि डेटर को यह जानकारी हो जाए कि उसका जो कर्ज है, यानी कि जो दावा वगैरह हम जो हमारे पास दावा है अब किसी अन्य व्यक्ति के पास चला गया है, तो आपको अब वो पैसे उसको वापस करने हैं, तो वो भाई उसको जानकारी तो दोगे ना। ठीक है, इस सूचना के जरिए डेटर को बताया जाता है कि अब उसे यह कर्ज दावा किसे चुकाना है, यानी कि देना है। तो ये सब नोटिस में इसलिए स्पेसिफाई किया जाता है कि आज से आपको जो ऋण आपको ने लिया था वो हमें नहीं देना है, ट्रांसफ़री को देना है। तो इसलिए ये ट्रांसफ़र की जो नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसमें भाई ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि कौन देना है, किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करके आपने नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज़ करिए और बिल्कुल सिंपल भाई अपनी तैयारी करिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम समझने वाले हैं कि 132 में क्या है कि जो ट्रांसफ़र ही होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व वगैरह क्या होंगे। तो भाई समझ लेते हैं क्या कहता है कि एक्शनेबल क्लेम का जो अंतरित होता है, जो नया वाला जिसको ट्रांसफ़र हो चुका है एक्शनेबल क्लेम, ऐसे दावे के उन सभी दायित्व, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व साम्य इक्विटी के अधीन लेगा जिसके अधीन अंतरक की तारीख को उस दावे के बारे में था। क्या मतलब हुआ, जो ट्रांसफ़र करते समय अंतरक यानी कि जो ट्रांसफ़रर है उसके पास जितने भी
दायित्व और इक्विटी थी वही आपको मिलेगी। किसको मिलेगी? अंतर्ती को। कब? जब वो आपको ट्रांसफ़र करा, जितना आपके पास उस समय था उसके पास, उस समय आपको उसने ट्रांसफ़र किया था एक्शनेबल क्लेम, तो जितना उसके पास उस टाइम था दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी, ठीक है, तो वो सभी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब इसके जो ये आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं थोड़ा आगे डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको और समझते हैं क्या कहने के बाद क्या मतलब है कि एक्शनेबल क्लेम का जो दायित्व का मतलब यह है कि जब कोई एक्शनेबल क्लेम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो नया मालिक होता है यानी कि जो ट्रांसफ़री है उस एक्शनेबल क्लेम से संबंधित सभी दायित्व और इक्विटीज़ को इसी तरह से ग्रहण करेगा जैसे पहले मालिक के पास थी। मतलब कि पहले जो मालिक के पास जितना माल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, अधिकार जितना होगा वो वही तो ट्रांसफ़र होगा, वही दायित्व तो आपके पास मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा। जितना उसका बनता था उतना आपको बनेगा, कि ट्रांसफ़र का मतलब भी होगी ना, जितना उसके पास था उतना आपके पास आ गया, ख़त्म बात। ठीक है, बन क्या कहता है? दायित्व ट्रांसफ़री को उस दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम से सभी मौजूदा साम्य दायित्व को उसी तरह संभालना होगा जैसे कि ट्रांसफ़र को करना पड़ता। यदि वो ट्रांसफ़र नहीं करता तो जो दायित्व, इक्विटी जितने आपके पास आई है ट्रांसफ़र होके, अगर वो नहीं आई होती तो वो जैसे वो संभालता वैसे ही आपको संभालनी है, सिंपल सी, कुछ नहीं था। अब आगे क्या कहता है? धारा का मुख्य सिद्धांत यह है कि ट्रांसफ़री को ट्रांसफ़र से बेहतर अधिकार नहीं मिलते। इतना याद रखना, जितना उसके पास जाता था वैसा ही आपको मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, यानी कि कोई बेहतर नहीं मिलने वाला आपको कुछ। यदि ट्रांसफ़रर पर कुछ भी बकाया नहीं है तो ट्रांसफ़री को भी कुछ नहीं देना। मतलब कि उसके पास दायित्व तो नहीं था तो आपके पास भी कोई भी दायित्व तो नहीं होगा भाई, सिंपल सा। हम यहाँ पे सिर्फ दायित्व की बात कर रहे हैं कि भाई जब ट्रांसफ़रर यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा था उसके पास ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस एक्शनेबल क्लेम के बिहाफ में, तो आपके पास क्यों होगी? सिंपल सी बात है भाई, इजी सा। ठीक है, तो वो आपके पास भी नहीं होगी। नोट क्या कहता है भाई कि यदि ट्रांसफ़री को जो ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसफ़रर के दायित्व की सही शर्तों के बारे में पता नहीं है तो भी उसे उन दायित्व को स्वीकार करना होगा। यानी कि जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था उस टाइम उसको नहीं पता था कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व, कोई दायित्व पड़ा हुआ है और उसको नहीं पता था उस टाइम, और अगर वो ट्रांसफ़र होकर उसके पास आ जाता तब भी उसको अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। और ये हमारे 2 एग्ज़ाम्पल हैं, इनको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। वैसे इसमें कुछ था नहीं, जितना आपके पास होता है वही ट्रांसफ़र सामने वाले को हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में हम बढ़ते बढ़ते हम 133 सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी। अब भाई शोधन क्षमता क्या होता है? शोधन क्षमता मतलब कि सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब कि इंसॉल्वेंसी। नहीं समझ में आया भाई? सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी दोनों एक वर्ड है लेकिन थोड़ा फ़र्क है, समझते हैं भाई कैसे एक वर्ड है। सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कि जो अपने पैसे देने के लिए सक्षम है वो सॉल्वेंसी, और इंसॉल्वेंसी जो अपने पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है वो दिवालिया वाला इंसॉल्वेंसी। तो वही सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी भाई ये दोनों थोड़े समान हैं लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें अब ज़रूरत है सॉल्वेंसी की भाई, जो अपना पैसा देने के लिए तैयार है और दे सकता है, तो वहाँ हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं कि भाई वो सक्षम है व्यक्ति। अब यहाँ पे वारंटी कौन दे रहा है तो वो समझते हैं। ये मैंने लिख दिया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि भाई जिसके पास अपना धन, संपत्ति या फिर संसाधन के द्वारा वो आपका पैसा चुका सकता है, यानी कि उसको वो सक्षम है। सीधी सीधी बात है कि वो सक्षम है, और मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि अगर वो पैसे उसके पास अभी संसाधन वगैरह हैं और वो आपके पैसे चुका सकता है। ये गारंटी ट्रांसफ़रर देता है। वारंटी किसको देता है? जिसको वो ट्रांसफ़री यानी कि जिसको ट्रांसफ़र करता है। आगे समझते हैं भाई क्या है। 133 सेक्शन है, जहाँ किसी ऋण का जो अंतरक है, ट्रांसफ़रर है, ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी देता है कि भाई उसके पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, वो आपके पैसे दे सकता है। ट्रांसफ़री को बोलता है, एक वारंटी देता है कि मैं आपको ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैं ये वारंटी देता हूँ कि जो डेटर है उसके पास सक्षम है, यानी कि वो सॉल्वेंसी है, मतलब कि वो सक्षम है कि वो आपके जो ऋण है उसको चुका सकता है। ठीक है, उसकी ही वारंटी दी जाती है, तभी तो भाई कहीं खरीद पाएगा। उसको डाउट लग रहा है कि भाई मैंने तेरे से बाई चांस खरीद लिया एक्शनेबल क्लेम और बाई चांस मेरे पैसे नहीं मिल पाए, तो ये एक तरह से एक वारंटी दे देता है। कौन दे देता है? ट्रांसफ़रर, कि भाई उसके पास क्षमता है देने की,
शोधन क्षमता की वारंटी देता है कि भाई वो उसके पास पड़ा हुआ है पैसा, वो दे देगा आपके। वहाँ तथ्य प्रतिकूल संविदा भी नहीं है आप लोगों के बीच में, तो वह गारंटी जो वारंटी है उसी ऋण की अंतरण के समय की शोधन क्षमता की वारंटी पर लागू होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब ट्रांसफ़रर ने जो वारंटी दी है वो वारंटी सिर्फ उसी समय के लिए मानी जाएगी जिस समय उसने जो ट्रांसफ़र किया था एक्शनेबल क्लेम। ये नहीं कि फ्यूचर में किसी डेट को, भाई जब उसने ट्रांसफ़र किया वो उस समय का बता सकता है कि भाई उसके पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, मैं ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम उससे वसूल कर सकते हो। फ्यूचर में किसी डेट के लिए नहीं, जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस समय उसके पास पैसे पड़ा हुआ है और वो सक्षम है, वो पैसे दे देगा, चुका देगा, उस समय की मैं वारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इतना याद रखना, लेकिन फ्यूचर डेट को याद रखना जरा की ज़रूरत नहीं है और वो लागू भी नहीं होगा। ठीक है, उसी समय की जब अंतरण के समय यानी कि जब वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र होता उस समय उसके पास सक्षम है, वो पैसे चुका सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ की अंतरण प्रतिफल के लिए किया जाता है, आपने क्या किया, जो एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफ़र किया है उसके पैसे के साथ किया है, फ्री वाला नहीं, पैसे के साथ किया है, वहाँ से प्रतिफल की रकम मूल परिसीमा तक रहती है। क्या मतलब है? बहुत इजी सेक्शन है। इसमें क्या है, जो वारंटी दे रहा है, ट्रांसफ़रर दे रहा है, उसकी वारंटी सिर्फ उतनी होगी जितने पैसे में उसने आपको एक्शनेबल क्लेम बेचा है, ट्रांसफ़र किया है। बाई चांस एक्शनेबल क्लेम उसने 10,000 में बेचा है तो मैं दिया है, ठीक है, और उसने ये गारंटी दी है कि भाई उसके पास अभी पैसा है, मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अभी तुम उससे एक्शनेबल क्लेम कोर्ट जाके वसूल कर लेना, अभी उसके पास सक्षम है, वो दे देगा। ठीक है, और आपने 10,000 रुपये में अपना एक्शनेबल क्लेम सामने वाले को दे दिया। ठीक है, तो हमने किसने में दिया? हमने 10,000 में दिया भाई, हमने 10,000 में एक्शनेबल क्लेम दिया, तो हम उसी मूल्य तक सीमित रहेंगे। वारंटी उसी समय की है भाई, सिर्फ 10,000 तक ही वैलिड रहेगी। ये नहीं है कि तुम अब उसको 12-15,000 देंगे वापस। अब वारंटी तो तुमने 10,000 की दी तो वो 10,000 की वारंटी ही मानी जाएगी, ज़्यादा की नहीं, एक्सीड नहीं करेगी। जितना तुमने सामने वाले को बेचा जितने में, उतने तक की ही वो वारंटी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना भाई तुमने लिया 10,000 का हमने तुम्हें दिया था, हम 10,000 तक की वारंटी दे रहे हैं। बाई चांस तुम्हारे पैसे नहीं मिल पाए तो हमसे 10,000 रुपये ले लेना वापस, ख़त्म बात। तो ये वारंटी थी, इसमें कुछ डिटेल में नहीं था भाई, और डिटेल में पढ़ना है तो भाई वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। बहुत ईजी सा सेक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल भी है, ये एग्जांपल को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को 10 लाख रुपए ऋण दिया है। ठीक है, अब ए सी को बेच देता है। क्या बेच देता है? एक्शनेबल क्लेम। सी यह वारंटी देता है, सी को वारंटी देता है कि बी सक्षम है, भाई उसके पास पैसे पड़े हुए ले लेना। ठीक है, यानी बी के पास अभी इस ऋण को चुकाने के लिए क्षमता है, योग्य है, सक्षम है, ना कि किसी भविष्य की किसी वित्तीय स्थिति की। भाई फ्यूचर की डेट की मैं कैसे बता दूंगा? आज मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया एक्शनेबल क्लेम, अब मैं फ्यूचर की डेट कैसे बता दूं कि भाई उसके पास 1 साल बाद पैसा होगा नहीं होगा? अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अभी तो उसके पास पड़ा है, अभी की मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस फ्यूचर की डेट की नहीं दे सकता। तो अब ए केवल उस समय की वारंटी दे रहा है जब वह सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ना कि भविष्य की किसी वित्तीय स्थिति की। भविष्य की किसी हालत की नहीं बता सकते, कल के दिन उसके पास पैसा हुआ नहीं हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया, बाई चांस मर हो गया, भाई मैं फ्यूचर की नहीं बता सकता। अभी की तो मैं बता सकता हूँ कि अभी तो वो सक्षम है, अभी दे भी देगा तुम्हारे पैसे, तो वही उसकी वारंटी है भाई। ठीक है, ट्रांसफ़र दे रहा है, ट्रांसफरी को ये वारंटी दे रहा है और उसकी मूल्य तक दे रहा है जितने में उसने बेचा है। और इतना याद रखना, प्रतिफल के साथ जो ट्रांसफ़र होते हैं उन पे ही ये वाला लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्लियरली कह दी है कि प्रतिफल के साथ वाला। ठीक है, तो ये सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी भाई मज़ा आ गया पढ़ के। 133 था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी समझ में आया हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 134 यानी कि 134, जिसमें बात की गई है बंधकित ऋण के बारे में। अब मतलब क्या होता है, हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि हम एक एक्शनेबल क्लेम को सामने वाले को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एज अ सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ? हम यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र सामने वाले को करेंगे और वो गिरवी के तौर पर करेंगे, यानी कि हम सामने वाले को एक्शनेबल क्लेम गिरवी रख रहे हैं भाई, यानी कि मॉर्गेज करेंगे। और ये किस प्रकार से होगा, उसी के ऊपर ये सेक्शन बनाया गया है कि एक एक्शनेबल क्लेम को सामने वाले के पास आप गिरवी रख देते हो और वो बदले में आप सामने वाले से कुछ पैसे ले सकते हो। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि इसको प्रॉपर्टी माना गया है एक्शनेबल क्लेम को, तो इसको सामने वाले के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है और हम इसको मॉर्गेज कर सकते हैं। और मॉर्गेज जब आप इसको मॉर्गेज कर सकते हो तो सामने वाले से पैसे ले सकते हो, नॉर्मल सी बात है।
ठीक है। तो हमने जैसे ही समझता है कि अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, वो सॉरी गिरवी रखते हैं तो वो गिरवी कहलाता है, और इमूवेबल को करते हैं तो वो बंधक कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या है, एक एक्शनेबल क्लेम को ही मॉर्गेज कर दिया भाई, और सामने वाले से पैसे ले लिए। तो ये प्रोसीजर कैसे कार्य करता है, क्या इसका मैटर है, वो सेक्शन इसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, क्या है मैटर। 134 कहता है, जहाँ पर कोई ऋण, इसको थोड़ा ऊपर हाईलाइट करके लिख लेना, इस ऋण में एक्शनेबल क्लेम की बात हो रही है। जहाँ कोई एक्शनेबल क्लेम वर्तमान या फिर भावी कोई डेट, इसमें बात हो रही है डेट की, कर्ज को सिक्योर करने के पर्पस से ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी भी वर्तमान कर्ज को या फिर फ्यूचर के किसी कर्ज को सिक्योर करने के पर्पस से, ठीक है। वहाँ ऐसे अंतरित किया गया ऋण, यानी कि जहाँ पे ऐसा ट्रांसफ़र किया गया एक्शनेबल क्लेम, यदि अंतरक के द्वारा प्राप्त या फिर अंतरित के द्वारा वसूल कर लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये एक्शनेबल क्लेम सामने वाले ने रिडीम कर लिया, माई चांस इसको वसूल कर लिया सामने वाले ने, जिसको हमने ट्रांसफ़र किया था उसने, तो इनमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, और एक थर्ड पॉइंट भी है इसमें, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ऐसे वसूली के खर्च के चुकाने में अंतरित द्वारा वसूल कर लिया जाता है, तो वह सर्वप्रथम ऐसी वसूली के खर्च के चुकाने में, क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बात कह रहा है कि जब भी आप कोई एक्शनेबल क्लेम सामने वाले को ट्रांसफ़र करोगे मॉर्गेज, उस बंधक के तौर पे, ठीक है, और सामने वाले ने उसको रिडीम कर लिया, वसूल कर लिया, ठीक है, उससे जो पैसे आएंगे, जो एक्शनेबल क्लेम सामने वाले ने बेचा है, उसको रिडीम करा है, उससे जो पैसे आएंगे वो सबसे पहले किस चीज़ में यूज़ होंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं एक क्रम से बनाया है, ठीक है। जब भी कोई एक्शनेबल क्लेम रिडीम होगा तो उसमें से जो पैसे आएंगे वो टर्न बाई टर्न यूज़ होंगे। किस प्रकार से, सबसे पहले उस कर्ज जो आपने लिया है सामने, एक एग्जांपल, सबसे पहले इसको एग्जांपल ही समझ लेते हैं, तभी क्लियर होगा। ये इसके पास एक एक्शनेबल क्लेम है और इसको चाहिए हैं पैसे, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम किसके अगेंस्ट है, इस व्यक्ति के, इससे इसको वसूल करने हैं, ठीक है। तो इसके पास एक्शनेबल क्लेम है 5 लाख रुपए का। अब इसको ज़रूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए की। इसने इससे पैसे मांगे, इसने 10 लाख रुपए इसको दिए, लेकिन इसने सिक्योरिटी के तौर पे 5 लाख रुपए का एक्शनेबल क्लेम इसके पास एज अ सिक्योरिटी रख दिया, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी इसने इसके पास रख दिया, तो 10 लाख रुपए इसने इसको दे दिए। अब क्या हुआ, ये बंदा है, इसने क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसने रिडीम कर लिया भाई, वो एक्शनेबल क्लेम वसूल कर लिया। अब जो वसूल करने में जो पैसे मिले हैं, उस पैसे का क्या होगा, किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसी के बारे में ये सेक्शन कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है, उस कर्ज, यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम को वसूलने में जो खर्चा हुआ है, कोर्ट फीस, यानी कि जो तुम एक्शनेबल क्लेम सामने वाले को ट्रांसफ़र तो कर दिया, अब भाई इसमें कोई खर्चा तो होगा, रिडीम करोगे तुम इसको, इसमें कोर्ट फीस वगैरह हो गई, वकील का कोई खर्चा वगैरह हो गया, ये सब सबसे पहले चुकाया जाएगा। 5 लाख रुपए का तुम्हारा एक्शनेबल क्लेम था, उसने बाई चांस रिडीम कर लिया, उसे वसूल कर लिया। अब उससे जो पैसे आए, 5 लाख रुपए आए, और उसमें हमारा कोर्ट की फ़ीस भी लगी थी, बाई चांस मान लेते हैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कोर्ट वकील ने भी फ़ीस ली थी 15-20 हज़ार रुपये, तो सबसे पहले वो चुकाई जाएगी। और इसमें अब सेकंड है, अब इसमें से कुछ बचेगा, क्योंकि 5 लाख तो पूरे यूज़ होंगे नहीं, क्योंकि इसमें से इसकी फ़ीस निकाल दी तो कुछ बच गया, मान लो हम मान लेते हैं 4,85,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा कहता है, एक्शनेबल क्लेम का पैसा उस नए कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। अब भाई वो अपना पैसा निकाल लेगा, कौन सा, जो उसने 10 लाख रुपये दिया था, ठीक है, पूरा माइनस कर देगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा एग्जांपल में यहाँ पे 5 लाख रुपए ही का रखा है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख दिया है, ठीक है। माई चाहे इसको कम ज़्यादा कर लेना, तो इसमें से मान लेते हैं कि उसने अपने जो कर्ज में से सामने वाले को कर्ज दिया था, डेट दिया था कर्ज, तो उसने उसको वसूल कर लिया। अब उसमें से बाई चांस कुछ पैसा बच गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, कोर्ट फीस काटेगा, सेकंड में अपना ऋण जो उसने दिया था वो वसूल करेगा, थर्ड में अगर कुछ बच गया तो भाई वो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम, बाई चांस मान लेते हैं कि एक्शनेबल क्लेम इसके पास 10 लाख रुपए का था, इसने कर्ज 5 लाख का लिया था, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम ये बंदे ने भाई रिडीम कर लिया, तो जो 10 लाख रुपए आए हैं, जो 10 लाख रुपए इसके पास आए हैं, उसमें से सबसे पहले कोर्ट फीस काटेगा, अपना 5 लाख रुपए का जो उसने सामने वाले को दिया था वो अपना 5 लाख माइनस कर लेगा। अब बचा कुछ जो 4 लाख कुछ बचेगा,
वो इसने वापस इसको देना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं इस वाले एग्जांपल से जो मैंने बताया, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया 5 लाख 10 लाख, तो वो उस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला एग्जांपल समझ लेना कि इसने भाई इसको 5 लाख रुपए दिए हैं और बदले में इसने 10 लाख रुपए का एक्शनेबल क्लेम इसको दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा, ये मॉर्गेज किया है इसने एक्शनेबल क्लेम। जब भी एक्शनेबल क्लेम को सामने वाले को मॉर्गेज किया जाएगा तो उससे जो पैसा आएगा, सबसे पहले हम कोर्ट फीस वगैरह इसमें यूज़ करेंगे, और इसमें से अब अगर बच गया तो हम अपना जो हमने सामने वाले को तुम्हें कर्ज दिया था वो सबसे पहले वसूल किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब अगर कुछ बच गया तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। अगर बाई चांस नहीं बचता है तो वही ये वापस से इससे वसूल कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन था 134। यहाँ पे हम एक्शनेबल क्लेम को सामने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, कि अगर बाई चांस तो हमारे जो कर्ज़ हमने तुम्हें दिया है 10 लाख रुपए का, सॉरी 5 लाख रुपए का, इस जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ 5 लाख मान लेना इसको, ठीक है। 5 लाख रुपए का जो तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ, अगर बाई चांस तुम नहीं दे पाते हो तो मैं तुम्हारा जो एक्शनेबल क्लेम है उसको बेच दूंगा, मतलब रिडीम कर लूँगा, और जो पैसा आएगा मैं अपना कर्ज चुका लूँगा, कोर्ट फीस वगैरह। तो वो बस ये किस प्रकार से होगा उस ये पॉइंट लिख लेना, क्योंकि यहाँ ये क्लियर नहीं दिए गए हैं तो समझ में नहीं आता भाई। थोड़ा अपने नोट्स वगैरह बनाओगे तो वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स वगैरह लिख लेना तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल में आप सिर्फ 2 करेक्शन करना है, यहाँ पे 5 लाख लिख लेना और यहाँ पे 10 लाख रुपए, 10 लाख ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र करता है, ये बदले में इसको 5 लाख रुपए उधार देता है और उसी उधार को वसूल करता है। ये एक्शनेबल क्लेम को रिडीम कर ले, ये बंदा रिडीम कर लेता है। एक्शनेबल क्लेम इसके अगेंस्ट था, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 134 था, जिसमें हम एक्शनेबल क्लेम को सामने वाले को ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, और बदले में हम उससे कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। तो जब आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, अगर बाई चांस आप नहीं भर पाते हो तो सामने वाला वो एक्शनेबल क्लेम को रिडीम कर लेगा, यानी कि उसको यूज़ कर लेगा, और उससे जो पैसा आएगा सबसे पहले अपनी कोर्ट फीस माइनस करेगा। कोर्ट फीस माइनस करने के बाद आपको जो उसने डेट दिया था, कर्जा दिया था, उस कर्जे को माइनस करेगा, और बचा कुछ उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो आपको वापस कर देगा। अगर बचता नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट में ऐसा सूट फाइल करके ऐसा जो बचा हुआ पैसा वसूल करने का अधिकार रखता है। तो ये हमारा सेक्शन था 134। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो भाई आप कमेंट कर देना। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 135 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, तो अपन इसको भाई पढ़ लेते हैं। भाई इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पढ़ना सब कुछ चाहिए, भले इंपॉर्टेंट हो या ना हो भाई, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। इसलिए हम इसको समझ लेते हैं भाई कि क्या कह रहा है। अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समुन्देशन, यानी कि आप एक बीमा पॉलिसी को कि जो राइट है, बीमा पॉलिसी के जो राइट हैं, आप उसको असाइन कर रहे हो किसी और व्यक्ति को, तो ये किस प्रकार से कार्य करते हो, किस प्रकार से चलेंगे, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 135 कहता है कि अग्नि बीमा पॉलिसी, सीधी बात याद रखना कि यहाँ पे जो पॉलिसी की बात हो रही है वो क्या है, अग्नि बीमा पॉलिसी है। अग्नि बीमा पॉलिसी के पृष्ठांकन या फिर अन्य लेखन के द्वारा ऐसे हर समुद्देशित, यानी कि हर असाइनी को जिसमें बीमाकृत विषय वस्तु में की संपत्ति समुद्देशन की तारीख पर अत्यंतिक रूप से निहित हो। क्या मतलब ये है कि जिस दिन सामने वाले को तुम असाइन कर रहे हो, क्या असाइन कर रहे हो भाई, बीमा पॉलिसी कर रहे हो साइन, और जब आप एक बीमा पॉलिसी सामने वाले को असाइन कर रहे हो, बीमा पॉलिसी कौन सी, अग्नि वाली, और सामने वाले को जब आप असाइन कर रहे हो तो उस तारीख को एब्सोल्यूटली सामने वाले के पास वो प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए जिसके ऊपर ये बीमा पॉलिसी है, तभी आपको वो असाइन होगी, अन्यथा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, बाद के ऐसे सब अधिकार अंतरित और ऐसे निहित हो जाएंगे मानो वह बीमा पॉलिसी में अंतरिष्ट सभी संविदा स्वयं उसके ही की हो। क्या मतलब होगा भाई, नहीं समझ में आया। मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप किसी भी एक बीमा पॉलिसी को असाइन करोगे तो इंडोर्स करके करोगे, ठीक है। पृष्ठांकन मतलब इंडोर्स करना, सामने वाले उस पे जो बीमा पॉलिसी है उस पर इंडोर्स करके लिख साइन वगैरह कर देते हो कि आज से मैं इसको आपको सौंपता हूँ, बीमा पॉलिसी के जो जितने भी अधिकार मेरे पास हैं बीमा पॉलिसी से संबंधित वो आपको सौंपता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई थी कि जब भी आप ऐसे असाइन करोगे सामने वाले को, तो उस जिस व्यक्ति को आप असाइन कर रहे हो उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाने चाहिए। जब यही नॉर्मल सी बात है कि जो बीमा पॉलिसी किसी प्रॉपर्टी पे तो होगी, अब वो प्रॉपर्टी सामने वाले के पास नहीं है तो असाइन करके क्या मतलब है।
ठीक है। तो जब भी सामने वाले की प्रॉपर्टी आप सामने वाले को दोगे तो भाई उसके साथ में बीमा पॉलिसी को भी असाइन कर देना, तो भाई सामने वाले के लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारे मतलब की तो कोई रहेगी नहीं, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आप उसको वसूल तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने बीमा पॉलिसी उसको ट्रांसफ़र ही नहीं करी। तो यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं। असाइन मतलब सामने वाले को एक तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। असाइन लिख के डॉक्यूमेंट इंडोर्स करके सामने वाले को सौंप देते हैं कि आज से ये बीमा पॉलिसी भी तुम रख लो, मज़े करो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो इसी तरह से सामने वाले को असाइन कर देते हो। इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। थोड़ा मैंने लिख दिया था आप लोगों के लिए कि जब भी किसी व्यक्ति ने आग से सुरक्षा के लिए बीमा करवाया हो, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसने एक आग से बचने के लिए कोई इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी करवाई थी, और वह अपनी बीमा पॉलिसी को किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में जैसे कि एक दस्तावेज यहाँ पर दस्तावेज पर पृष्ठांकन करके सौंप देता है, तो जिसे यह पॉलिसी सौंपी गई है यानी कि असाइनी, उसे सारे वही अधिकार मिल जाते हैं जो पहले पॉलिसी धारक के पास थे। नॉर्मल सी बात है, जब वो आपको जो असाइन कर रहा है तो जो उसके पास अधिकार थे वो आपके पास आ जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसने ट्रांसफ़र कर दिया, आपको असाइन कर दिए, ठीक है। पर यह ज़रूरी है कि जिस संपत्ति पर बीमा किया गया था वह संपत्ति पूरी तरह से नए व्यक्ति यानी कि असाइनी की हो जानी चाहिए जिस दिन पॉलिसी सौंपी गई थी। भाई आपका निचोड़ यहाँ पे जो नहीं समझ में आ रहा था वो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जिस दिन आप उसको बीमा पॉलिसी असाइन करोगे उस दिन सामने वाले के पास उस प्रॉपर्टी में राइट हो जाने चाहिए, तभी आप उसको असाइन कर पाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर बीमा पॉलिसी पर नए व्यक्ति को दी जाती है तो वह व्यक्ति कंपनी के खिलाफ दावा कर सकता है, जैसे कि अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है और प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी असाइन की है वो तो क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि अब प्रॉपर्टी नहीं बची उसके पास। और जब आपने प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफ़र पहले ही कर दी थी और असाइन भी कर दिया था उसको, तो भाई वो कम से कम वो अपने जो राइट हैं उस प्रॉपर्टी पर जो बीमा पॉलिसी से जो बेनिफिट मिलेंगे वो कम से कम क्लेम तो कर पाएगा। तो इसलिए ये सेक्शन डाला गया था। तो ये हमारा सेक्शन क्लियर हो जाता है भाई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी सेक्शन नहीं समझ में आता है भाई कमेंट कर दिया करो, अपन उस पर भी वीडियो बना देंगे। 136 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का है, जिसमें बात की गई है कि न्यायालय में सशक्त यानी कि न्यायालय में जो भी कार्य करते हैं ऑफिसर हैं उनकी अयोग्यता के बारे में बात की गई है कि वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते, कि जो भी न्यायालय से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। कौन सा कार्य है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का सेक्शन 136 है, जिसमें बात की गई है कि कोई भी न्यायाधीश, पहला व्यक्ति, विधि व्यवसायी, लॉयर वगैरह हो गए, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जो किसी न्यायालय में ज्वाइन यानी कि सशक्त कार्य कर रहा है अपनी पोस्टिंग के तौर पे, किसी भी एक्शनेबल क्लेम के किसी भी एक अंश को, शेयर को, उसमें कोई इंटरेस्ट ना तो क्रय करेगा, ना ही उसमें दुर्व्यापार करेगा, ना ही उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना उसे प्राप्त करने के लिए कोई एग्रीमेंट करेगा, ना कोई न्यायालय की उसकी प्रेरणा पर या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या फिर दावा करने वाले व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी एक्शनेबल क्लेम इन्फोर्स करेगा जिसके बारे में उसे उपयुक्त व्यवहार किया है। यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी 3 लोगों को यहाँ पर घसीटा गया है, न्यायाधीश, लॉयर वगैरह हो गए, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये लोग किसी भी एक्शनेबल क्लेम को क्रय, परचेज वगैरह इन लोगों में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं भाई। एक्शनेबल क्लेम अगर कोई बेच रहा हो, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं भाई, तो इन लोगों को कोई भनक लग गई बाई चांस कि ख़रीद लेते हैं भाई, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये बोलो फालतू की नौटंकी, तो इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल लो ही मत, तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ सेक्शन 136 में क्लियरली बना कर दिया है कि आप अयोग्य हो भाई, असमर्थ हो आप। किस प्रकार से? धारा 136 के तहत कोई भी न्यायाधीश, वकील, अटर्नी जो कानूनी सेवाएं देते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अदालत के सभी अधिकारी जैसे कि क्लर्क हो गया, वेलिफ हो गया, मतलब वेलिफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई समन देता है, नोटिस देता है, संपत्ति की जब्ती या आदेश, अन्य आदेशों को पूरा करता है वो व्यक्ति, वो भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम को ना तो परचेज करेगा ना ही क्रय करेगा, किसी भी एक्शनेबल क्लेम को खरीद नहीं सकता, ना ही उसको बेच सकता, ना ही उसका हिस्सा या कोई उससे कोई होने वाले लाभ ले सकता है। और यदि ये लोग ऐसा करते हैं तो अदालत यानी कि कोर्ट उसके द्वारा किए गए दावे को मान्यता यानी कि स्वीकार नहीं करेगा। अब एक नोट्स के तौर पर मैंने एक बात डाल दी है, वो आप उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा भाई। क्या गौर करने वाली बात है? यहाँ पर किया गया है कि यह केवल दूसरे के दावे यानी कि दूसरे के एक्शनेबल क्लेम पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि ये दूसरे के दावे को खरीद नहीं सकता, ना ही बेच सकता। मतलब लेकिन
वे अपने खुद की एक्शनेबल क्लेम का लेन देन कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि दूसरों की एक्शनेबल क्लेम लेने देने से आपको मना किया गया है, लेकिन खुद की एक्शनेबल क्लेम अगर हों तो आप उनका लेन देन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेक्शन था कि कोर्ट से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होते हैं, जज वगैरह हो गया, लॉयर हो गया, क्लर्क वगैरह, जितने भी कोर्ट में काम करते हैं, सभी को एक्शनेबल क्लेम को परचेज़ करने, उनका सेल करने, बेचने वगैरह, और कोई भी ऐसा कोई बिजनेस आप कर रहे हो एक्शनेबल क्लेम का, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्लियरली अगर करते हुए पाए जाते हो तो आपको जो एक्शनेबल क्लेम अदालत के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर सी बात याद रखना। ठीक है, तो 136 ये था। आखिरी सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है 137, जिसमें बात की गई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेविंग। यानी कि क्या मतलब हुआ, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सेव किया गया है, उन पे ये एक्ट यानी कि ये चैप्टर है, चैप्टर 8, ये इनके जो प्रोविज़न है, जो कि एक्शनेबल क्लेम वाले जितने भी प्रोविज़न हैं, वो इन पे लागू नहीं होंगे। किस पे लागू नहीं होंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर पे। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, उनको ये सेव करता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं भाई, क्या मैटर क्या कह रहा है। 137 कहता है कि पराक्रम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है की सेविंग उनको सेव करके चलता है। क्या कह रहा है इस अध्याय मतलब कि जो एक्शनेबल क्लेम चैप्टर 8 है कि पूर्वगामी धाराओं के कोई भी बात, पूर्वगामी धारा मतलब कि जो 130 से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जो हम पढ़ते आ रहे हैं 136 तक, जितने भी सेक्शन हमने वो एक्शनेबल क्लेम के हम जितने भी पढ़े हैं, वो सारे सेक्शन स्टॉक, अंश, शेयर और डिवेंचर को, या फिर उन लिखितों को, यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट को जो विधि द्वारा या फिर रूढ़ि द्वारा नेगोशिएबल हैं, जो नेगोशिएट हो सकते हैं, या फिर माल पर हक की वाणिज्य दस्तावेज का, इसका मतलब क्या है, ये स्पष्टीकरण में क्लियर कर दिया है कि इनका मतलब क्या है, को लागू नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ों क्लियर करनी है कि कौन कौन सी, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इन चीज़ों को ले लेना, ठीक है, और ये पूरा हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई इन चीज़ों पे ये लागू ही नहीं होगा। एक्शनेबल क्लेम की जो भी चैप्टर 8 है, उसकी जितनी भी सेक्शन हैं, वो स्टॉक, डिवेंचर, शेयर और उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो नेगोशिएट हो सकते हैं, और माल की वाणिज्यिक दस्तावेज को, इन पे ये लागू होगा ही नहीं। इतना याद रखना है। ओटी में आ सकता है और बह जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। और स्पष्टीकरण में किया गया है कि माल पर हक की वाणिज्यता का दस्तावेज का मतलब क्या होगा, वहन पत्र, डाक वारंट हो गया, भंडारीगर प्रमाण पत्र, रील वगैरह, जितनी भी पूरी डिटेल है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक दस्तावेज का अर्थ वही है ऐसे दस्तावेज जिस पर बिल ऑफ लोडिंग, डॉक वारंट, तो बाकी सब है, इसमें आप पढ़ सकते हो खुद, इसमें कुछ डीपली नहीं है बताने लायक। और ये सेक्शन आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है ओटी के तौर पे, कि जब भी एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो ओटी के तौर पे आ सकता है। और इसमें बस 3 पॉइंट याद रखने, ये वाले और ये वाले और ये वाले, बस इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट सेक्शन हमारा 137 में, और यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेव करके रखा है इस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को चैप्टर 8 के लिए सेव किया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, एक एक वर्ड समझा दूंगा अगर आप कमेंट कर देते हो तो। ठीक है, वैसे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो नहीं आए समझ में तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी एक्शनेबल क्लेम की वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो सारे क्लियर हो जाएंगे जहाँ तक है। और इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ चार्ज, पढ़ेंगे हम कि चार्ज भार जो होता है, प्रॉपर्टी पे भार डाला जाता है तो किस प्रकार से क्या होता है, तो वो चीज़ हम समझेंगे कि भार क्या होता है। तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। 2 सेक्शन है उसमें और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, समझ में नहीं आएंगे जहाँ तक है। अगर आप थोड़ा अच्छा माइंड लगा के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अगर पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो डालूंगा वो उसी के ऊपर है, चार्ज वगैरह के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और इसके अलावा कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अलावा स्पेसिफिक होकर लिमिटेशन वगैरह कोई भी पढ़ना चाहते हो। फ़िलहाल मैं अपना ये क्लियर कर रहा था क्योंकि मेरे को थोड़े सेक्शन में क्लियर नहीं था, तो वो मैं आज जितने भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के कन्फ्यूज़न वाले चैप्टर थे मैंने सारे निपटा दिए जहाँ तक है। और जो इजी आपको पढ़ना है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में वो भी डाल सकते हो, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।